चार्ज डेंसिटी होता क्या है वो समझना है अभी। चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो होता क्या है कि ना चार्ज जब स्प्रेड होता है तो हम सिंपल सिंपल तीन तरीके सोच सकते हैं जिससे चार्ज फैला हुआ है कहीं पर। एक है कि लाइन में फैला हुआ है, एक है किसी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, एक है किसी वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, सपोज करो एक मेरे पास वायर है, जैसे बाल है, जब रगड़ते हैं तो चार्ज हो जाता है ना, तो बाल एक लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ मैं उसको, मैं इतना पतला होता है वो एक हिसाब से एक लेवल पे तो उसका कुछ वॉल्यूम भी है, लेकिन हमारे लिए वो एक लाइन की तरह है ना। तो उस तरह से जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है लाइन, वॉल्यूम और सरफेस के लिए। ठीक है, जैसे तुम वहां हर चीज पे रखते हो तो उसको तुम एक लाइन पे उस पर चार्ज आ गया तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। टोटल चार्ज उस पर क्यू है, टोटल लेंथ उसकी एल है, तो एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा उसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे ही, एक सरफेस अगर इन्वॉल्व हो, सरफेस के ऊपर अगर चार्ज हो तो हम उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम में अगर चार्ज है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब पहला वाला देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज करो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और ये लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब लाइन के ऊपर ये कुछ चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज जो है इस लाइन के ऊपर क्यू है, और की जो लेंथ है वो कुछ एल है। अब एक स्मॉल लेंथ इस पूरी लेंथ में कंसीडर करो, सपोज एक स्मॉल लेंथ है, ठीक है, डीएल बोल देते हैं, स्मॉल लेंथ डीएल। ठीक है, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है, मतलब ये एक क्वांटिटी है, इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना रखी है लोगों ने कि क्या किसको बोल दिया करें। जैसे डेंसिटी डेफिनेशन बना रखी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उसको मास डेंसिटी, ऐसी ये चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट लेंथ is called लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है इसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली तो ना आप ऐसा बोल सकते हो कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, टोटल कितना चार्ज है, टोटल क्या लंबाई है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो एक एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, सीधी वायर है एकदम, यहाँ से लेके वहां तक बांधी हुई है, एकदम स्ट्रेट वायर है, 10 मीटर की वायर है, उसके ऊपर जो है वो 100 गुलाम का चार्ज है। ठीक है, तो 1 मीटर की लेंथ पे कितना चार्ज होगा, 10 गुलाम का चार्ज होगा। ठीक है, तो पर मीटर चार्ज 10 गुलाम, तो ये उसकी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी इसको ना लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक, लैम्डा एक लेटर है ग्रीक भाषा का, ठीक है, जिसको बहुत सारी चीजें डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। जब हम वेव ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। तो अलग अलग जगह जैसे ए का ए बी सी तुम मानते रहते हो, वैसे ये लेटर भी हैं जो आमतौर पे यूज होते हैं। ठीक है, एक चीज का एक मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक और बात सोचो कि आ, ये जो लेंथ है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर वायर सीधी ना हो, उलझी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो क्या होता है कि वायर के ऊपर जो चार्ज है ना वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर अपन ऐसी तार सोचते हैं कि भाई ऐसी तार है, एक टेढ़ी मेढ़ी तार है, ये तार तो कैसी भी हो सकती है, और ये वाली जो तार है ना इसके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज मैं एग्जांपल लेता हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, बार बार मुंह से निकल जाता है पॉजिटिव चार्ज कि पॉजिटिव वो है ना वो वैसे वाला समझ लो। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखो जो ऐसी लाइन, ऐसी जो तार होती है टेढ़ी मेढ़ी, उस पे ना चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो वो सरल सा नहीं, बहुत सरल सा रीजन है, वो समझ जाओगे तुरंत। देखो ये जो लेंथ है, जैसे मान लो यहाँ सोचो, इस जगह में इस चार्ज, ये चार्ज देखे तो इसके इधर एक चार्ज है, इसके इधर एक चार्ज है, लेकिन ये वाला चार्ज देखो, इसके इस तरफ भी एक तार जा रही है, इसके इस तरफ भी वायर जा रही है, तो इसको काफी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ रहा होगा ना, आसपास काफी ज्यादा वायर मुड़ के, अब ये वायर जो इस तरफ मुड़ी हुई है वो भी उसको फोर्स लगाएगी, सीधी होती तो दूसरी तरफ फोर्स लगाती, उसे ना इतना डिस्टर्ब करती। तो जहां ज्यादा वायर कर्ल्ड होती है, मुड़ी होती है, जहां पर लेंथ आसपास होती है, वहां चार्ज एक दूसरे को ज्यादा रिपेल अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जहां पर लीनियर है, लाइन है, यहाँ पर इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, रिपल्शन वीक होगी चार्जेस के बीच में, यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा रिपल्शन हो जाती है कि चार्ज ना यहाँ से लीक करने लगता है, ऐसे पॉइंटेड एंड से, कई बार इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाती है इन पॉइंट्स पर कि यहाँ से चार्ज लीक करने लगता है, ठीक है। इस फिनोमेना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना, अभी इस शब्द से सब परिचित हो दूसरे कंटेक्स्ट में तो कोरोना का मतलब पता है तुम्हें क्या? कोरोना का मतलब नहीं पता, किसी को नहीं पता? तो एक अंग्रेजी का शब्द है क्राउन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ताज, ताज बोल दिया, चलो क्राउन। तो क्राउन जो है ना, वो जब वो तो तुम यूरोपियंस के क्राउन देखोगे ना इंग्लैंड वगैरह में, तो वो क्राउन ऐसे स्पाइकी होता था, ऐसे होता था, ऐसे इस तरह का कुछ क्राउन होता था, उनका क्राउन का स्टाइल होता था ऐसा। जो सूरज है, सन, जब सन को तुम देखोगे ना तो तुम सन की बाउंड्री नहीं देख सकते, इतनी लाइट होती है सन में कि तुम डायरेक्टली उसकी बाउंड्री नहीं देख सकते। तो जब सन की अगर बाउंड्री देखनी है तो सबसे बढ़िया टाइम होता है जब उसको इक्लिप्स के टाइम पे देखो, सोलर इक्लिप्स। क्या होता है, मून उसको पार्शियली ढक देता है। अब तो ढक, अगर एक सिचुएशन है कि पूरा ना ढके, बस आउटर लेयर दिखे हमको, तो वो इतनी ऐसी सिचुएशन होती है कि बीच की लाइट ब्लॉक हो जाती है सूरज की, तो लाइट सिर्फ वहीं से आ रही होती है, तो हमें वो रिंग दिख जाती है। जब क्लोजली उस रिंग को दिखते ना, तो वो रिंग के अंदर कुछ एक्टिविटी चलती है, मून ने ब्लॉक कर दिया या कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। इट अपीयर्स लाइक अ क्राउन, ताज जैसा दिखता है। तो सन की इस लेयर का नाम पड़ा कोरोना, कोरोना, ठीक है। तो जो भी चीज देखने में ना ऐसा ताज जैसी शेप की लगती है, उन चीजों के आगे चिपक जाता है कोरोना, ठीक है। तो वो जो वायरस है, उस वायरस को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो उसकी जो लिपिड की लेयर है, मतलब आउटर लेयर जो है, सेल वॉल तो हो नहीं सकती क्योंकि वो लिविंग नहीं है, सेल नहीं बोल सकते, तो जो आउटर लेयर है ना वो स्पाइकी दिखती है, इसलिए उसका नाम कोरोना पड़ेगा, ठीक है। इसको कोरोना डिस्चार्ज क्यों बोलते हैं? ये स्पाइक्स दिखते हैं इसमें, कई बार तुम्हें स्पार्किंग दिखाई देगी, कई जगह पर स्पार्क करता है चार्ज, देखा तुमने स्पार्क होते हुए, बिजली की चीजों में स्पार्किंग होती है। कई बार, एक बार कोई पूछने आया था 11th क्लास में कि कैसे होता है, पूरा तो अभी भी नहीं समझ सकते, दूसरा वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम वो समझ सकते हैं कि वो क्यों वैसे होता है। तो उस समय तुम्हें क्या दिखाई देता है जब तुम कहीं स्पार्क देखते हो, तो दिखाई क्या देता है? लाइट, साउंड, ठीक है। उसके साथ तुम्हें वो जो लाइट दिखाई देती है ना, उसकी कुछ शेप भी दिखाई देती है कई बार, कई बार वो एक ब्लास्ट जैसी होती है, कई बार वो एक थ्रेड जैसा दिखता है ना, तो वो अलग अलग शेप का तुमको दिख सकता है। तुमने फिर आसमान में बिजली देखी है, ठीक है, तो इस तरह के क्राउन्स की वजह से इसे, इसको कोरोना डिस्चार्ज बोला। इसमें भी तुम देख सकते हो, अगर ये बहुत हाईली चार्ज है, लीक करेगा चार्ज, तो तुमको चार्ज जब लीक होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर लीक होता है तो हमें वो स्पार्क वो सब दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा चार्ज लीक होता है तो तुमको पता भी नहीं चलता। तुम अभी कुर्सी पे बैठे हो, तुम बहुत सारा चार्ज इस कुर्सी पे छोड़ के उठोगे,
या लेके उठोगे, क्योंकि बहुत देर तक बैठे रहोगे, कभी आगे हो गए कभी पीछे हो गए, इससे रब हो गए। हमारी पैंट का मटेरियल दूसरा है, कुर्सी का मटेरियल दूसरा है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई अट्रैक्ट करेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? सब कुछ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से ब्रॉडली इसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तुम्हें कुछ भी दिखाई देता है तो दिखाई कैसे देता है? जब लाइट आंख में जाती है, कुछ सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो लाइट उन सेल से इंटरेक्ट करती है, वहां पर पोटेंशियल मतलब वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। अब हर कलर अलग वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट उसी अमाउंट में बनता है, तो ब्रेन सेंस करता है भाई कि वो कलर है, इतना करंट आया तो ये कलर है, इतना करंट आया तो ये कलर। समझ में आ रही बात? खाना खाते हो तुम्हें स्वाद आता है ना? लेकिन किस चीज का स्वाद आता है? बहुत ज्यादा अंदर घुसोगे तो कोई पता लगेगा कि केमिस्ट्री का ये वाला मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से मिर्ची का स्वाद है, इसकी वजह से इसका। तो वो मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है जो स्वाद आता है? तो मॉलिक्यूल जब वो मुंह में जा रहा है, और मुंह में जो मुंह में जो स्वाद ग्राहिकाएं, रिसेप्टर्स बोलते हैं जिसको, क्या है वो? मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल जाके उनके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई लेता है, कोई देता है। अनस्टेबल जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है ना, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है दुनिया कैसे चल रही है, साइंस इतनी तुमने जितनी 11वीं में पढ़ी है ना, वो बहुत है बेसिक समझ। हम भी चलते फिरते इलेक्ट्रिक सर्किट है, हर चीज सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होने वाला स्टिमुलस फील। समझ में आ रही बात? पहले पढ़ रही है तो जब हम ये पढ़ रहे हैं, जो तुम 11th वाला पढ़ रहे, जो 11th वाला पढ़ रहा था ना, तो तुम्हें बड़ा लगता होगा कि ना हम बिल्कुल अपने आसपास की चीजें ही पढ़ रहे हैं, कोई चीज गिर कैसे रही है, चल कैसे रही है। ये तुम्हें मैं फील कर रहा हूँ कि 12th में जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो उससे भी ज्यादा क्लोज है। ठीक है, बस लेकिन इमेजिनेशन इतना छोटे स्केल पर और इतने रिफाइंड तरह से हो रहा है कि हम इतने बड़े स्केल पे ये सब पकड़ नहीं सकते। इसको देख के नहीं बोल सकता मैं एटम से बना इलेक्ट्रॉन है बोले। समझ में आ रही? इतनी ज्यादा गजब की कारीगरी है। ऐसे बोल लो। अच्छा, अब इसका ना, अगर वायर इस तरह से होगी तो हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, क्योंकि फोर्सेस अलग होंगे। जहाँ फोर्स कम लगेगा वहां ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पर फोर्स चार्ज थोड़ा कम रहने की कोशिश करेगा, वहां से लीक कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों? ज्यादा फोर्स अनस्टेबिलिटी देता है। अच्छा, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ना एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहिए जो इस तरह की सिचुएशन में भी एप्लीकेबल हो। तो हमने क्या किया, हमने ना एक स्मॉल लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाया कि टोटल चार्ज नहीं, स्मॉल लेंथ पर कितना चार्ज है। ठीक है, स्मॉल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, इतनी सी लेंथ के ऊपर कितना है। अगर मैं पूरी लेंथ के बारे में सोचो, पूरी लेंथ का तो यूनिफॉर्म है ही नहीं ना, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा करके लेना पड़ेगा। तो इतनी लेंथ का कितना चार्ज है, तो मेरे पास ऐसा भी एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे मैं स्मॉल लेंथ के लिए भी लिख सकूं, बता सकूं, बात कर सकूं उसकी। तो ड्यू क्यू बाय डी एल, सिंपल यही फॉर्मूला है, बस क्या हो गया, स्मॉलर फॉर्म में लिख दिया हमने। तो इज इक्वल्स टू, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी रेशियो है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन में लेंथ है, डेंसिटी अलग नहीं आती। मैंने तुम्हें कभी एक सवाल पूछा होगा कि भाई डेंसिटी जो है वो वाली, वो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो ग्लास में पानी रखा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है कि कुएं में पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है? उससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो यूनिट के लिए होती है ना, तो ये फॉर्मूले में लैम्डा है तो ये भी लैम्डा ही है। छोटी अमाउंट में लूं या बड़ी में लूं, रेशियो तो सेम आएगी। समझ में आ रही बात? टोटल चार्ज और टोटल लेंथ की रेशियो तो सेम आएगी ना। ठीक है, ओवरऑल ये हर जगह वेरी करेगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, ये पूरी लेंथ पर अलग अलग होगा, एवरेज वैल्यू सेम आएगी। इस फॉर्मूले से जो तुम निकालोगे एवरेज है, इसको अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट में सोचो, टूट गया डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल। तो ये डी क्यू क्या है, ये क्यू क्या है? हर स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज का जोड़ है ना। पहले डीएल पे क्या चार्ज है, दूसरे डीएल पे क्या चार्ज है, सारे चार्जेस को जोड़ दिया तो ये, सारी लेंथ के सेगमेंट को जोड़ दिया तो ये। ठीक है, सम फॉर्म में लिखा है ये। ठीक है, तो दोनों जगह लैम्डा लिखा है, ये एक ही बात है। ठीक है,
रेशोज हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला बॉक्स। अब अगर चार्ज सरफेस पर हो तो भी ये बात सोची जा सकती है कि मान लो एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सरफेस एरिया है और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ क्यू, ठीक है। अब इसके लिए मैं कैसे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इसके लिए डेफिनेशन कैसे होगी, जैसे उसमें डिफाइन किया वैसे इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या बदल जाएगा डेफिनेशन में, उस तरफ चलो जरा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट सरफेस हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट सरफेस एरिया। एक यूनिट सरफेस एरिया के पास कितना चार्ज है, इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। ये सोचो कि भाई एक सरफेस है, चार्ज, अब इसकी चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज कौन में सरफेस एरिया। एक बात और पिछले वाले में बताना भूल गया, वो भी जरा बात कर रहे थे, यूनिट क्या होगी इसकी, कूलाम मीटर, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर स्क्वायर। अच्छा वहां पर मीटर होगा, ठीक है, वहां मीटर लिख के आ गया हूं मैं, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसको भी मैं स्मॉल लेंथ स्मॉल एरिया के लिए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो कि एक स्मॉल एरिया है यहाँ पर, यस, कुछ ज्यादा स्मॉल है तो माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। तो ये ds है। अब इसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू ds, सॉरी dq अपॉन में, ये सेम चीज मैंने की है, ठीक है। यूनिट इसकी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें समझ में आ रहा होगा, इसमें एरिया इन्वॉल्व होगा। स्मॉल यूनिट में इसमें क्यों लिया, देखो एरिया जो है ना, एरिया में भी हो सकता है कई बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, अनइक्वल हो, तो उस सिचुएशन में तुम्हें एक एक यूनिट एरिया का चाहिए। दूसरा तीसरा होता है वॉल्यूम, ठीक है। सपोज करो कि भाई ये वॉल्यूम है, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये स्मॉल वॉल्यूम इसका मान लिया, इसका वॉल्यूम है dv, ठीक है। इस पूरे में जो चार्ज है वो है q, सिर्फ इसके भी फॉर्मूले लिखे जाएंगे। अच्छा ये रो से डिनोट करते हैं, सो सिग्मा नहीं होता इसमें, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर -3। अच्छा रो स्मॉलर फॉर्म में लिखूंगा तो स्मॉल का है, स्मॉल में जो चार्ज होगा यहाँ पर dq चार्ज होगा, तो dq चार्ज dv, तो ये स्मॉलर केस में आ गया, ठीक है, ये बड़ा, तो ये चार डेंसिटीज है तीनों की, ठीक है। मैं वैसे लेता हूँ, ठीक है। किसी ने तुमसे पूछा कि भाई अ रिंग हैविंग, एक रिंग है, उसका रेडियस r है और उस रिंग के ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज उसका कितना है, क्यों, तो तुमसे बोला है इसकी ना चार्ज डेंसिटी निकाल दो। क्या होगा चार्ज डेंसिटी, भाई चार्ज अपॉन में लेंथ ऑफ रिंग, चार्ज 2 पाई, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्म क्वेश्चन करने के लिए हैं। जो सरफेस वाला है उसके अंदर एक सवाल मिल जाएगा कि भाई एक शीट है ना, उस पे बताओ, वॉल्यूम वाले में एक क्यूब मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा, ऐसे छोटे छोटे सवाल बने हुए। उसके बाद एक गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम बहुत सीधी सी है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है। गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, टोटल, देखो ज्यादा लंबी लाइन बन गई, टोटल जो फ्लक्स है जो किसी चार्ज से निकल रहा है, सपोज ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में जारी होगी ना, हर डायरेक्शन, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सम को फ्लक्स बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वो फ्लक्स वाला देखा है, वो वीडियो डाली नहीं जा रही है, चल ठीक है, देख डालूंगा, देख लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आज डाल दूंगा। तो गॉस, तो मान लो एक ये चार्ज है, तो इससे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं, और सारी लाइन को मैं जोड़ दूं और बताऊं, तो मैं ये बोलूंगा कि इस चार्ज से टोटल निकलने वाला फ्लक्स बता रहा हूं, ठीक है। और गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल, जो किसी चार्ज से निकलेगा, वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी एस, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले का है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, थ्री डायमेंशनल है, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। जहां मैंने नहीं बनाई वहां भी जा रही है, ठीक है। लाइन तो सिर्फ दिखाने का तरीका है, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, तरीके की होगी। मान लो ये सरफेस, एक प्लेन सरफेस इमेजिन करो, कमरा एकदम खाली, के कमरे की सरफेस है ना, जो जमीन से एक पाइप निकला जमीन से जरा सा ऊपर, तो उससे पानी निकलने लगा हर तरफ, मैंने चार्ज रखा है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, समझ में आ रही बात। तो बीच में एक सोर्स है, उससे चारों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा, लाइन तो सिर्फ बताने का तरीका, हाँ ये सोर है वो पूरा बहाव एक तरह का, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ से पानी बह रहा है, तो मैं बताऊंगा ना कि भाई ये जगह है, यहाँ से पानी बह रहा है, ये रहा पानी जा रहा है, तो क्या यहाँ पानी नहीं बह, जहाँ मैंने लाइनें नहीं बनाई, पानी तो पूरे में बह रहा होगा, तो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहाव है, लाइन तो खाली उसका इंडिकेशन है कि उस बहाव में अगर टेस्ट चार्ज को छोड़ दो, जैसे मान लो नदी में पानी बह रहा है, उसमें उठा के मैं तुमको रख दूंगा तो तुम चलने लगोगे, तो मैं तुम्हारा पाथ बताऊंगा, जो ये तू ये वाले रास्ते से गया था, तो टेस्ट चार्ज का रास्ता है, बहाव पहले से है ना, समझ में आ रही बात। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी ही चीज है, हम उसको, लाइन तो सिर्फ इंडिकेशन है उसका, यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें समझ सकते हैं। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई चार्ज है जिसके जिसके चार्ज इस चार्ज की वजह से अगर तुम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हो, टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हो, फ्लक्स टोटल माने क्या हुआ, फ्लक्स के बारे में हमने ये पढ़ा है अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी भी जगह पर है, ठीक है, सपोज करो कि भाई ये जो दीवार है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये वाली जो दीवार है ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाली दीवार पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली दीवार नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, तो इस दोनों दीवारों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब सपोज करो कि मैं इसमें अ, एक ऐसे शीट रख दूं, इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो इस पूरे एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इसको बोलेंगे हम, इस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, अगर इससे 100 लाइनें गुजर रही हैं तो 100 फ्लक्स हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जब भी फ्लक्स की बात आती है ना, तो ये बताना पड़ता है कि फ्लक्स
कितने एरिया से पास कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जोड़ है। ठीक है, अगर 100 पॉइंट है उस सरफेस में तो 100 से गुणा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर एक चार्ज रखा है, उसके चारों तरफ तुम एक सरफेस मान लो, मतलब एक चार्ज है उसके चारों तरफ एक स्फीयर मान लो, तो चार्ज उस स्फीयर के अंदर बंद हो गया ना, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो पूरे सरफेस से पास करेगा। मान लो जो गोल स्फीयर है उसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकती है, तो अगर उस स्फीयर के बीच में एक चार्ज रख दो तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो सब उसकी सरफेस से पास करेगी ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय द चार्ज। जो इनसाइड उसके चार्ज है, उस चार्ज ने जितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा फ्लक्स ही तो है वो। समझ में बात आ रही है? तो गॉस थ्योरम यही कहता है कि एक किसी भी क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस क्या होती है? चारों तरफ से बंद सरफेस। अलमारी एक क्लोज सरफेस है ना? गोला स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, क्यूबॉइड एक क्लोज सरफेस है, सिलेंडर के दोनों ऊपर ढक्कन लगे तो क्लोज सरफेस है। समझ में आ रही है क्लोज सरफेस का मतलब? बंद कमरा क्लोज सरफेस है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल जो सारी की सारी जो क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो बराबर होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो बराबर होता है जितना उस सरफेस ने अपने अंदर चार्ज बंद कर रखा है। ये जैसे वो स्फीयर सोचे थे, तो स्फीयर ने अपने अंदर कितना चार्ज बंद कर रखा है? 2 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, 100 कूलाम, जितना चार्ज बंद कर रखा है उस सरफेस ने अपने अंदर गुणा 1/एप्सिलॉन। इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो टोटल फ्लक्स वो जो चार्ज से निकल रहा है, वो जो सरफेस से निकल रहा है, वो पता लग जाएगा। गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो बराबर होता है उस क्लोज सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है गुणा 1/एप्सिलॉन। इट्स काइंड ऑफ लॉ। लॉ एक नियम की तरह ही ऐसा होता है। प्रूव भी करेंगे ऐसा क्यों होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट कैसे होगी? ये तो इसका फॉर्मूला है। गॉस थ्योरम का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है? ये तो मैंने लिखा है, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है ना, E इंटू डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाता है उस एरिया से। याद है? तू तो था, तू थी, फ्लक्स में नहीं थी। फ्लक्स की वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। तो सिर्फ लॉ इतना सा है। तो गॉस थ्योरम को अब डिफाइन कैसे करें, स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? ठीक है, समझ में आया स्टेटमेंट? इट स्टेट, बाकी तुम यार अप्लाई करो तो तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी तो ये तो इसे अभी तो सिर्फ इतना सा सुना है तुमने कि गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम ये बोल रही है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या क्या होगा, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, तो वो सब और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के 4-5 लॉ हैं बेसिक, उसमें से एक गॉस लॉ है। अभी इस चैप्टर में तुमने गॉस लॉ पढ़ा है, और जब तुम चौथे चैप्टर में जाओगे मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ोगे, तो तुम पढ़ोगे कि भाई एक लॉ है मैग्नेटिज्म के अंदर, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद जो है तुम अगले छठे चैप्टर में जाओगे तो एक फैराडे लॉ पढ़ोगे। ठीक है, एसी में एसी, और एक एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ोगे। ये 4 लॉ मिला दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक लॉ हैं ये। सब कुछ इसी लॉ से समझ में आता है। चलो भाग, इट स्टेट दैट, क्या बोलती है थ्योरम? इट स्टेट दैट टोटल फ्लक्स passed through a closed माने समझते हो सब, closed surface is equal to charge enclosed, जो चार्ज उस सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है, टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
flux passing through a closed surface is equal to the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। ठीक है, अब देखो ये मैंने ये भी लिखा है एक EDS, इसका मतलब देखो छोटे से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और लंबी लंबी ऐसे लाइंस हैं। अब मैंने यहाँ पर इतना बड़ा सरफेस रखा, तो मैं सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है भाई? यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से पास कर रही होंगी। एक पॉइंट पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस पूरे एरिया में कितने पॉइंट है? लाइन क्या होता है? अच्छा शुरू से शुरू करते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट किसको बोलते हैं? पॉइंट डायमेंशनलेस ज्योमेट्री है, ठीक है। लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, अलोंग वन एनी एक्सिस, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइन। अच्छा सरफेस क्या है? वो भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। मतलब सब कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ठीक है, लेकिन पॉइंट का तो कोई डायमेंशन नहीं है। हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस है उसी में दुनिया चल रही है, ठीक है। तो लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। एरिया जो है उसको भी मैं बोल दूंगा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो एक पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है? ई। तो ई को अगर मैं सारे पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता लग जाएगा कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस एरिया से पास कर रही है। अब कितने पॉइंट हैं इसमें, इस सरफेस एरिया में, तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसी को अगर स्मॉलर फॉर्म में लिखो कि किसी स्मॉल एरिया डीए से कितना पास करेगा, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला E इंटू डी हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट करके मैं टोटल एरिया निकालना चाहूंगा तो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो बस ये यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन किसका होगा? एरिया का। टोटल एरिया मतलब इसका यही है। इसके ऊपर ना एक ऐसा गोला बना हुआ है, उस फॉर्मूले को जब मैंने लिखा तो इस गोले का क्या मतलब है? इस इंटीग्रेशन को करने से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया मिल जाएगा ना। लेकिन ये एरिया एक खास किस्म का एरिया है। एरिया देखो, एरिया ओपन एरिया भी होता है। ये जो फोन है ना, इसका ये एरिया है, ये ओपन एरिया है। यहाँ पर कौन से एरिया की बात हो रही है? क्लोज। ऐसी चीज का एरिया जो अपने अंदर कुछ वॉल्यूम को बंद करती है। इस गोले ये गोला क्लोज को दिखाता है। इंटीग्रेशन होने के बाद जो सरफेस आएगी वो हमेशा क्लोज सरफेस होगी, ठीक है। स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड ऐसा, ठीक है। ओपन सरफेस के लिए नहीं है फॉर्मूला ये। समझ में आया? गॉस थ्योरम ये है। अब गॉस थ्योरम जो है उसकी एप्लीकेशन और पहले गॉस थ्योरम प्रूव करेंगे भाई ऐसा क्यों है ये फॉर्मूला, ठीक है। कल मैं दे दूंगा नोट्स उसके बाद, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रोक देंगे। वो कोई सवाल और बताना उसमें से, इसमें कुछ पूछना है पूछो, कोई सवाल।